अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक तो ये बात बतानी अव्वल में शुरू में ही ज़रूरी है कि आज का प्रोग्राम हम स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख से कर रहे हैं। और हमारे वो पाकिस्तान के सामीन जिन्होंने स्विस बैंकों के अकाउंट और उनकी कहानियाँ सुन रखी हैं और अपनी लीडरशिप के साथ मंसूब वो अम्वाल और ज़र की तरसीलात के सिलसिले भुगतते हुए यहाँ तक आ गए हैं, उनके हवाले से जब जब हम कल शहर में से गुज़र रहे थे, जो इन्होंने जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरह चीज़ें बनी हैं, उनके ऊपर बात कर रहे थे, तो हम बड़ी ही एक दर्द और एक दुख की कैफियत के साथ ये सोच रहे थे कि इस वक्त दुनिया में नंबर 1 हैसियत जो रखता है मुल्क बैंकिंग सिस्टम के हवाले से, जिन्होंने अपनी बैंक्स की स्ट्रेटजीज़, फाइनेंशियल टूल्स, तरसीलात ज़र के हवाले से अपनी हिकमत अमली वज़ा करनी, उसके हवाले से पूरी दुनिया में एक नाम कमाया है। बल्कि इतना नाम कमाया है कि उनकी सारी सर्वाइवल, उनकी जो बका है वो ये यानी उनका जो स्विस गवर्नमेंट का और स्विस रियासत का बैंकिंग सिस्टम है, वो उनकी रियासत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसके बाद अगला एक सवाल भी आया जो हमने यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जो अपने दोस्त हैं उनसे ये कहा कि 2-3 सवालात तो पेश करने हैं और उनके ऊपर रिसर्च वर्क की बहुत ज़रूरत है। एक, जिस वक्त पूरी दुनिया पे जंग अपनी सारी हौलनाकियों के साथ मुसल्लत थी, वर्ल्ड वार सेकेंड फर्स्ट, उस ज़माने में हर जगह वो दास्तानें रकम हुई हैं बर्बरियत की, इंसानियत सोज़ मज़ालिम की। उस ज़माने में ये एक छोटा सा मुल्क, छोटा सा हिस्सा, छोटा सा ख़ित्ता, कोई इसका रकबे के लिहाज से ये यूरोप के बाकी मुल्कों के मुकाबले में कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि चारों तरफ आग जल रही थी, चारों तरफ उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं और आसमान से भी आग बरस रही थी। वो उस वक्त की जो बम्बार्डमेंट है, वो तो अभी तक तो उस जैसी बम्बार्डमेंट दोबारा देखने और सुनने में नहीं आई कभी। लेकिन इतना खित्ता, वो कौन से सोशियो पॉलिटिकल, बल्कि ऐसे कौन से पॉलिटिकल पैक्ट्स और कैसी स्ट्रेटजीज़ और कौन सी हिकमत अमलियाँ थीं जो इनके इंटेलिजेंशिया, इनके स्टेट्समैन, इनके लीडरशिप ने एट प्लेस रखी। किस मुआहिदों की नोयत क्या थी कि हर तरफ आग और खून की होली खेली जाती रही, लेकिन ये हिस्सा, ये खित्ता बिल्कुल उसके अंदर अमन से रहा, चैन से रहा, इनकी तबाही नहीं हुई, इन्होंने बर्बादी से अपने अवाम और अपने लैंडस्केप और अपने इमारतें, हर चीज़ को बचा लिया। ये इसके ऊपर भी, क्योंकि ऐसा नहीं होता जैसे लंबा अरसा इंसानों ने इन लेबॉर्ट्रीज़ और हेल्थ साइंसेज़ के बड़े बड़े इदारों की मौजूदगी के बग़ैर सांप कटता रहा, लोग मरते रहे, उनको पता चलता रहा ये सांप काटे तो ऐसे मरते हैं, ये सांप काटे तो ऐसे मरते हैं। अब जाके वो वक्त आया है कि हमारे दौर में अब हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सांप देखें, उसके मुंह में उंगली दें, कटवाएं, मरें और फिर ये साबित करें कि सांप काटने से बंदा मर जाता है। अब हमने इंसानियत का जो पिछले 6000 साल का या मालूम तारीख़ के लिहाज से 1 लाख साल में भी इंसानों ने पता नहीं क्या क्या कुछ सीखा है, कैसे कैसे ज़िंदगी यहाँ तक आई है, हमने उन तजारिब से ऐसा सबक सीखा है कि अब कोई सांप के मुंह में उंगली नहीं देता। इंसानों की सियासी समाजी तरक्की और बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए भी मुख्तलिफ सांप हैं जो आपके सिस्टम, आपकी रियासत, आपके इदारों और आपके अफराद, आपकी पॉलिसी मेकिंग के सिस्टम को एक दफ़ा डस लें तो उसी वक्त मौत वाक़या हो जाती है। बाज़ की स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मौत वाक़या होती है, बाज़ आपके बाज़ हिस्सों को मफलूज, बाज़ जहर कर देते हैं। इन सारी चीज़ों का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के इंसानों, वहाँ के अवामत उन्नास के लिए अब ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए
कि फर्दन फर्दन सांपों और बिच्छुओं के मुंह में उंगलियां दे के उसके बाद आप यह किताब लिखें और अपने फैक्ट्स फाइंडिंग पेश करें कि जनाब ये सांप काटा तो हम मर गए। आप मर गए, उसके बाद आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाने वाले आप नहीं होंगे फिर। इसलिए भी ये ज़रूरी है कि दुनिया में आपको तो एक आके जो बीन सुना दी जाती है ना, कि एक कहानी सुना दी जाती है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में यूँ होता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में यूँ होता है कि जो कहने वाले और आपको सुनाने वाले हैं उनसे ये भी पूछा जाए कि तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपनी पब्लिक के ऊपर कितना काम किया। तरक्की याफ्ता मुल्कों ने अपने एक आदमी के हुकूक के लिए जंगें तक की हैं। यूरोप में जो जंग एक फूटी थी वो सिर्फ फ़र्द वाहिद की जो उसकी हैसियत को वायोलेट करने के नतीजे में वहाँ से वो जंग का शोला भड़का था। जब आप फ़र्द वाहिद के ऊपर, ये इंसान क्या है, इंसान आपके मुआशरे की ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, कच्ची और पिल्ली और टूटी हुई और खुरे हुए किनारों वाली ईंटें, उनके साथ आप जो बिल्डिंग तरतीब देंगे वो कितनी डिपेंडेबल होगी। और वो अफराद जिनकी इज़्ज़त नफ्स रोज़ाना की बुनियाद पर जगह जगह कुचली जा रही होगी, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का तसव्वुर ही आपने उनके अंदर नहीं इनकलकेट किया। मुझे उनके जो पलट के सवाल करने की हैसियत है उसको आपने कभी तस्लीम ही नहीं किया। हर चीज़ आपके सामने हो रही होती है। मैंने शायद पहले कहीं बताया या नहीं, जब मेरे पास हमारी इकलौती औलाद उस वक्त थी, जो एक ही बेटी, वो तो 2 चुकी थी मतलब, लेकिन उसके बाद भी वो जो पहले वाली है वो देन शी वाज जस्ट 5 years old, 5 या 5.5 साल की होगी। मैं आके कहीं कामों से, जैसे कोई बंदा घर आके रिलैक्स कर रहा होता है, उस रिलैक्स करते में उसके अपने मसले होंगे, उसने कोई अपनी बात करनी होगी, और वो पूरी संजीदगी से आई है कि मैंने अब पापा से ये बात डिस्कस करनी है। तो वो धम धम जनाब जब दरवाज़ा यूं खोल के, और उसने, और कोई बात भी मेरे कहीं कर रहा होगा टेलीफोन पे या वैसे किसी के साथ, तो मैंने जो ही वो एंटर हुई, पापा ये, मैंने कहा मुझे, पहले मैंने उसको रोकने की कोशिश की कि अभी ना करे, नहीं 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 ये बात करनी है। जब वो दूसरी दफ़ा उसने इसरार किया तो जब बात करने लगी तो मैंने रिवायती जो माँ बाप हमारे यहाँ जो करते हैं उनकी तरह, चुप करो, मुझे पता है तुमने क्या कहना है, मुझे पता है कि आप क्या बात करना चाहती हो। उसने आगे से यहाँ करके उसने हाथ रखा और छोटे छोटे हाथ और उंगली यहाँ कर दबा के, पापा मैंने अभी बात की नहीं है तो आपको कैसे पता है मैंने क्या बात करनी है। बस ये लम्हा काफ़ी हो गया, वहीं रुक गया मैं कहा ना बेटे आपका मौक़िफ़ ठीक है, आपकी बात ठीक है, क्या आपने अभी बात वाकई नहीं की है तो मुझे कैसे पता चल सकता है उस बात का। अब इसके ऊपर हज़ारों तरह से बहस उठाई जा सकती हैं, लेकिन वो जो आपका 5 years old किड है, उसको आपने अगर उस वक्त उसकी बात को अहमियत नहीं दी और उसके मौक़िफ़ को सुनने की तरफ तवज्जो नहीं की, तो भूल जाएं कि कल को आप कॉन्फिडेंट नस्लें जो हैं वो दुनिया को दे सकेंगे। इसी तरह से जो राह चलते, फयाज साहब ने कहा ना, हम जो तारीक राहों में मारे गए, वो जो हम जो तारीक राहों में मारे गए वालों की तादाद कितनी है आपके पास? कितने लोग हैं जो घर से निकलते हैं तो उनको ये यकीन ही नहीं होता कि वो सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग हैं जिनकी जनरेशन जो हैं वो ट्यून की जा रही हैं अपने मफादात की खातिर? कभी उनको जहादी फ़लसफ़े दिए जा रहे हैं, कहीं उनको जमहूरियत की बीन सुनाई जा रही है, कहीं उनको हुकूक के नाम पे बाहर निकाल के उनके ऊपर गोलियां चलवा के। ये ताहिरुल कादरी ने क्या किया था? जिस धरने की बुनियाद पर वो कभी एचकनी शेरवानी खोल के कहता था मुझे गोली मार दो, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहता था। 14 बंदे जिस वक्त, उसको तो गोली किसने क्या मारनी थी, और दोबारा जहाँ गोली खाने वाला गीली बन्नी के ऊपर, मुंडेर के ऊपर, उसने दोबारा पाँव नहीं रखा कभी। लेकिन वो जो 14 अफराद मारे गए थे उस वक्त मॉडल टाउन में, उनका कोई साईं खसम बना है अभी तक? उनके ऊपर किसी ने बात की है? वो उस वक्त बहुत बातें हुई जी, फैक्ट फाइंडिंग्स हो जाएंगी, JIT भी बन गई, सब कुछ हो गया। ये इस तरह 14 आदमियों का खून जो है वो यूं सफ़ाए हस्ती से
उसके ऊपर तहकीक का दरवाज़ा तक बंद हो गया। हुआ क्या था? एक्टिविज़म के लिए निकले थे ना। उस वक्त क्या हुआ था कि जी हम हुकूक लेंगे, हम ये कर देंगे। इन नारों के नतीजे में अगर वो बंदे उस वक्त हुकूक लेने ना निकले होते तो आज इस वक्त कम अज़ कम जो भी छोटी मोटी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते। कुछ ना किया होता, वो 14 में से अगर कोई बाप था तो उसके बच्चे आज उसको देख रहे होते। अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी जूतियां पहन के वहां से ज़रा सोचें। साहिब औलाद जो है उसको अचानक पता चले कि कल किसी वक्त जो है वो कल क्या कभी भी मेरी प्लानिंग के बगैर मुझे मेरी फैमिली से यूं काट के तो तहे ज़मीन सुला दिया जाएगा। ये लीडरशिप जो आपके लिए नहीं सोच रही। अगर आप बात करते हैं नॉर्वे की, अगर आप बात करते हैं स्वीडन की, अगर आप बात करते हैं इनकलाब फ्रांस की, या दुनिया में तब्दीलियां लाने वाली अक़वाम की, उन अक़वाम के ऊपर जो जबर मुसल्लत हुए थे, जो उनके साथ ज़्यादतियां हुई थी, उन्होंने उसको कौमी सतह पर चखा था। इस जर्मनी के अंदर जहां से हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं, मशरकी हिस्से में पहली दफ़ा मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उनको उठा पटक नहीं सिर्फ हुई बल्कि उनको जलील किया गया, उनको रहना। वो कहानियाँ बड़ी तकलीफ दें हैं। कैन फॉलेट ने 3 जिल्दों में वो लिखी हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स जो हैं उनके, लेकिन उसमें वो वाक़यात हैं। यहाँ क्या हुआ है, मरने वाले जो हैं वो थे जो आवाज़ पे चले आए थे, और जिनके सोशल स्टेटस, जिनके रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल, जिसके ऊपर जिनके जो इख्तियारात का, उनके पेनिट्रेशन इन द हाईएस्ट सर्कल्स का जो दायरा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। वो आपकी अपर क्लास रही, वो आपके लीडर थे, वो आपको पुकारने वाले थे, वो आपको बुलाने वाले थे। ये काम हुए और होते चले जा रहे हैं और होते रहेंगे। इनकी गली कूचों में चलते हुए इस ज़्यूरिच में, यहाँ के शहरों में, यहाँ की सड़कों पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बनाई जो अचानक पुल की तरह क्रैश करे और पता नहीं बंदे भी साथ मारे जाएं। यहाँ पे बल्दिया टाउन की किसी फैक्ट्री के जो मुद्दई और मुलजमान हैं उनके साथ गठजोड़ नहीं हुए। ये ऐसी हालत में मुस्लिम उम्मा को लीड करने नहीं चल पड़े। यानी ये मुस्लिम का लफ्ज़ हटा दें, इस वक्त जो भी इनके लिए उम्मा बनती है, इनकी भी तो कोई उम्मा है ना, ये भी तो एक उम्मत अपना एक सेटअप लिए फिर रहे हैं ना। तो ये अपने घर के मसाइल हल करने से पहले जाके लोगों के मसले हल करने नहीं चले गए थे। इनको अगर कोई बता दे ना कि आज हम जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके तो वो इस्लामोफोबिया के ऊपर तहरीक पेश करके तो पूरे यूरोप का जो तरीक़ेकार है उसको बदलवाने की कोशिश करने लगे हैं, हम फ्रांस में होने वाले फ़लाने वाक़े के ऊपर हमारा वज़ीर ख़ारजा भागा भागा निकलने लगा, ये उसको वहीं पकड़ के बिठा लेंगे कि तुम्हें मसला क्या है, पहले हमारी बात सुनो, तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, जा किधर रहे हो, ये मसला हल कर लिया, ये जो हमारे घर के मसाइल थे वो हल हो गए। तो आपका नुमाइंदा ही नहीं होता। वो कहता है कि वो आपका नुमाइंदा है, वो 22 करोड़ के गर्दान अलापते हुए मर्जी अपनी कर रहा होता है। जहां मर्जी मुफादात पे समझौते करके आ जाते हैं, जहां मर्जी उनका दिल चाहता है वो वहीं पे यू टर्न ले लेते हैं। किसी के यू टर्न में मशहूर हैं, किसी की मुफाहमत मशहूर है, किंग ऑफ मुफाहमत जरदारी साहब। पब्लिक की क्या चीज मशहूर है? यानी इन्होंने तो जिनके जहां से बात शुरू की है, इनका तो बैंकिंग सिस्टम मशहूर हो गया, इनकी तो घड़ियां मशहूर हो गई। आज लोगों ने अपनी दौलत अगर समेटनी हो, दौलत को वाइट करना हो, इनकी एक घड़ी या 10 घड़ियां खरीद के रख लें, किसी बैंक में उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं। इनकी रोलेक्स या जो भी ब्रांड्स हैं इस तरह के, वो 50 साल के बाद भी उसकी कीमत उसी तरह आपको मिल जाएगी, चेक की तरह आप उसको कैश करवाएंगे। तो इन्होंने ये तय कर लिया था कि हमारे पास छोटा सा क़िता ज़मीन है, हम थोड़े से इतनी से एरिया हमारी मलकियत है, यहाँ के हम रहने वाले हैं, इसमें अगर हम ज़राअत की तरक्की करके दुनिया को लीड करने की तरफ चल पड़ेंगे तो ये गलत ख्वाब होगा, इससे हम सर्वाइव नहीं करेंगे। इन्होंने फाइनेंशियल टूल्स, बैंकिंग सिस्टम,
और घड़ियों की सनत जो कि 1-2 कमरे की जगह पे बन सकती है, वो वहाँ से शुरू हुए। बेल्जियम वाले जो हैं उन्होंने एक शहर जो है वो ज्वेलरी के लिए मखसूस कर दिया। जर्मनी में फोर्सहाइम जो है वो सिर्फ गोल्ड स्टड वाला जो है वो बड़ी बड़ी यूरोप बेस्ड कॉन्फ्रेंसें इंटरनेशनल करवाता है ज्वेलरी के ऊपर। वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी मारूजी सिचुएशन को देख के फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। आप क्या कर रहे हैं? वो नवाज शरीफ साहब चूँकि आजकल उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर बयान आना होता है, उन्होंने आग लगाने और अपना वो उसको फिर पीछे से गैस तेज़ करने का काम लंदन से करना होता है साथ साथ। तो वो कहते हैं हमने तो गंदम एक्सपोर्ट पहले से इंपोर्ट करके रखी हुई थी, इस दफ़ा तो गंदम इंपोर्ट ही नहीं हुई। मैं सुनते हुए सोच रहा था कि इनको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए। और अहले पाकिस्तान को किस दिन आपके टॉक शोज़ और टीवीज़ में बैठ के ये बात हो गई, किस दिन किसी ने आपके ये बात मुंह पे मारी है उठा के कि पाकिस्तान इतने बड़े रकबे का, इतने 4 मौसमों वाला मुल्क, इतनी अनकल्टिवेटेड लैंड अभी उसकी पड़ी हुई है जिसके ऊपर अभी आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, उस मुल्क को शर्म नहीं आती वो गंदम इंपोर्ट कर रहा है? नवाज शरीफ जिस बात का क्रेडिट ले रहा था उस पर तो डूब मरना चाहिए था कि पाकिस्तान को 72 साल, आपको इस बात पे तो नज़र आते हैं कि 72 साल में हमें नहीं इक़्तिदार प्रॉपर मिला, बस जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी चलने नहीं दी। लेकिन ये मसला इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया और पॉलिटिकल सिस्टम इनके बैठ के बात ये करने वाली थी, आंखों में आंखें डाल के ये सवाल उठाने वाला था कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत ही क्यों है? 22 करोड़ इंसानों का आपके पास ह्यूमन स्टफ है, किसान और फार्मर और रूरल बैकग्राउंड और एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड जो है वो आपकी शनाख्त है पूरी दुनिया में, हेरिटेज है आपका, और आप गंदम इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? वजह क्या है? इन कौमों की तरफ अगर आप आते हैं, ये एक ऐसे वाक्य के ऊपर बैठ जाते हैं कि नहीं बस अब ये नहीं होना। इनको अगर आज पता चले ना कि बैंकिंग सिस्टम पे पूरी दुनिया के किंग हम हैं और हमारा बंदा जो है वो इतने सी फाइनेंशियल असिस्टेंस के बगैर, हमारा कोई स्टूडेंट रह गया उसको तालीम नहीं हो सकी, हमारा कोई बिजनेसमैन जो है वो क्लैप्स कर गया कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकी, हमारे लोग जो हैं वो छत के बगैर मर गए, हमारे लोगों को घर बनाने के लिए हम नहीं दे सके, ये तो खुदकुशी कर लें इस बात पे शर्म से। आप लोगों के जो शर्म और गैरत के मेयार हैं उनको अब बदलने की ज़रूरत है। आपने जाली गैरत और जाली शर्म आने के और जाली लीडरशिप और जाली तौर पर दुनिया में जाके कहना कि हम जी उम्मा को ये कर देंगे तो हम मुस्लिम उम्मा और हमारी ओआईसी, आपका कुछ नहीं। आप अपने घर को संभालने की तरफ आ जाएं वापस, जितनी जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जो ही आप वापस आएंगे आपको जाली नारेबाजी, सियासतदान, वो सियासतदान जो आपके दर असल यासीन ते लत रख के वो टपना चांदे पार है, आप पे लत रख के पार गुजरने वाले सियासतदान और आपकी हेड काउंटिंग को इस्तेमाल करने वाले मुल्ला, इन दो से आपकी जान छूटेगी तो आप गंदम इंपोर्ट करने वाली लानत और बेशर्मी से बाहर निकल सकेंगे। आप चले हैं जी हमने जमहूरियत और हमने फौज के मुकाबले में हमने ये कर देना है, हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती कर देनी है, आईनी हुकूक की बात करनी है, और तुसी कणक जोगे थे तुसी है कोई नहीं। मतलब जो कौम जरी मुल्क होके गंदम इंपोर्ट कर रही है इस जमाने में, और 7 करोड़ इंसान जो है उसके हाथों में मोबाइल है, सेल फोन 7 करोड़ के इंसान हाथ में है, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपके बदले हुए हैं ना तरजीहात, इनकी तरफ इनफरादी हैसियत में वापस आए। ऐ पिया साडा फोन, कनक असा इंपोर्ट नहीं करनी, ये पड़ी है हमारी एक्टिविज्म, ये रखें। अभी इस साल इतने हिस्से में इतने एकड़ ज़मीन है, हम फलां फलां को दे लेंगे। इस तरह का आप लैंडस्केप, इस तरह के मौसम रख के ये सारी बातें रात को यहाँ पे वॉक करते, अब ये दिन में हम आपको चूँकि कुछ दिन के लिए प्रोग्राम्स आपके लिए यहीं से होंगे और यहाँ से हम आपको वो इनका लैंडस्केप भी दिखाएंगे, चीज़ें भी दिखाएंगे, बात भी होती रहेगी। फ़िलहाल मैं इजाज़त लेता हूँ।
आज के प्रोग्राम में सिर्फ यही कि जो बैंकिंग सिस्टम में किंग हैं उनका बंदा फाइनेंशियल असिस्टेंस, माली मदद के लिए बेजारो मददगार नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये कहें कि हम मतलब स्विट्ज़रलैंड के लिए डूब मरने का मुकाम है कि ये अपनी पब्लिक को ये वादा दें कि हम आपके लिए माली इमदाद जो है ना वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये डूब मरने का मुकाम क्यों नहीं है कि गंदम जी इंपोर्ट? नवाज शरीफ प्राइड ले रहा है कि अब हम तो पहले गंदम इंपोर्ट करवा के रख लेते, तो कमीशन आ जाता है ना इंपोर्ट में अच्छा खासा। सवाल तो ये है कि बुरे दी मां नूं फड़ो ने इन्हू जम्मिया क्यों सी? आपको गंदम इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है अभी तक? इतने सा सवाल है। एक्टिविज्म छोड़ें तो गंदम इंपोर्ट करनी बंद करें। आपके मुल्क को गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस एक सवाल पे आज की बात ख़त्म करते हैं कि आप कह रहे हैं हमने ये कर देना है और हमने दुनिया और हम OIC और उम्मा को लीड करना है। आप पहले गंदम इंपोर्ट करनी बंद करें। पाकिस्तान से इतनी गंदम हो कि वो एक्सपोर्ट हो रही हो। पाकिस्तान में गंदम इतनी हो कि हमसाये को मुफ्त भी दे सकें आप। ये बात है। कौमें इस तरह बनती हैं। आपको कौम में बनने के अंदाज में कौम बनना पड़ेगा। नारों वाली कौम जो है वो अब कल मरी कि कल मरी, आज मरी, वरना अब आपका ये कोई सिलसिला नहीं है। ये जिस जहन्नुम में झोंकने जा रहे हैं ना इस वक्त कि 2-3 मिल के तो वो तो हम ललकार दिया तो मेरे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं है, ठीक है, उसके नतीजे में नवाज शरीफ गेन करेगा, आप फिर भी गंदम इम्पोर्ट ही करेंगे। आप अभी जो है नारा बदलें, कौमी सतह पर अफराद पाकिस्तान जो है वो कहें कि हमने अब गंदम इम्पोर्ट नहीं करनी। फ़ी अमानिल्लाह पाकिस्तान। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।